तो ये कहानी 1847 की है, जहाँ एक राजा था, उसकी एक सुंदर पत्नी थी और 2 लड़के थे और उसकी हर आज्ञा का पालन करने वाली प्रजा भी थी। उसके पास वो सब कुछ था एक सुखी जीवन जीने के लिए, मगर फिर भी राजा के मन को शांति नहीं थी। राजा मंदिरों में, तीर्थों में जाता है, दान करता है, मगर फिर भी उसको रातों की नींद और मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन राजा तांत्रिक से पूछता है, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? तांत्रिक उसे कहता है, तुम्हें माता और पिता से प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही। राजा आगे कहता है, फिर मुझे शांति कैसे मिलेगी? तांत्रिक उसे कहता है, ये तुम्हें अकेले बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा। आगे राजा बहुत सारे मंदिर में जाता है, अनेक गुरु से मिलता है, मगर ये सब करने के बाद भी राजा के मन को शांति नहीं मिलती। फिर राजा सोचता है, इस धरती के ऊपर उसे इस जन्म में तो शांति नहीं मिलेगी, और राजा निराश होकर अपना राज्य छोड़कर जंगल में चला जाता है। आगे जंगल के अंदर जाने के बाद राजा को गगरा की आवाज सुनाई देती है, मगर राजा को उस आवाज से डर नहीं लगता, बल्कि उसे ऐसा प्रतीत होता है उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं। फिर राजा उस आवाज की दिशा की तरफ जाता है। आगे जाने के बाद राजा को एक पत्थर दिखता है। फिर राजा अपनी तलवार उस पत्थर के आगे रख देता है। उस समय राजा के आंखों में आंसू होते हैं और उसके मन में शांति, जिसकी राजा को तलाश थी, वो आखिरकार राजा को मिल जाता है। तभी वहाँ पे गांव के लोग आ जाते हैं। राजा उनसे कहता है, मैं आपका राजा हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये देवी पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर गाँव के लोग राजा से कहते हैं, ये हमारी देव पंजुर्ली है, हम इन्हें आपको नहीं दे सकते। तभी एक देवी आत्मा एक आदमी के शरीर में आती है और राजा से पूछती है, तुझे क्या चाहिए? राजा उसे कहता है, मुझे तो बस आप चाहिए पंजुर्ली। वो आदमी आगे कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हें शांति और सुख भी दूंगा, मगर इसके बदले तुम गाँव वालों को क्या दोगे? राजा उन्हें कहता है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। वो आदमी आगे कहता है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की जमीन तुझे गाँव वालों को देनी होगी, और याद रखना, अगर तुमने या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ने मेरा वचन तोड़ा तो मैं पंजुर्ली तो तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर मेरा उग्र रूप गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। राजा आगे कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पंजुर्ली। फिर राजा उस देवी पत्थर को अपने साथ राजमहल में ले जाता है। ऐसे राजा के मन को शांति मिलती है और उस गाँव वालों को राजा की जमीन मिलती है। तभी सीन चेंज होकर 1970 में आता है, जहाँ शिवा को ये कहानी उसके पिता सुना रहे होते हैं। शिवा आगे पूछता है, मगर अब राजा गाँव वालों से उनकी जमीन वापस क्यों मांग रहा है? उसके पिता शिवा से कहते हैं, इससे हमें क्या करना है, हमारा काम तो सिर्फ पंजुर्ली की सेवा करना है। आगे सीन चेंज होकर कोला फेस्टिवल में आता है, जहाँ हर साल कोला त्योहार मनाया जाता है। ये परंपरा राजा के समय से चली आ रही है और इस त्योहार में उस राजा के वंशज भी शामिल होते हैं। आगे हम देखते हैं उन राजा के वंशज में से एक वंशज जो कि बॉम्बे से आया होता है, अपने दूसरे रिश्तेदार से कहता है उसे इस गाँव वालों की जमीन वापिस चाहिए, मगर दूसरा रिलेटिव उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये जमीन गाँव वालों को रहने के लिए दी है और दी हुई चीज वापस मांगना सही बात नहीं है। वो वंशज उस रिश्तेदार से कहता है, ये जमीन मेरी है, अगर ये जमीन हमको वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। तभी कोला का त्योहार चालू हो जाता है, जिसमें एक नर्तक पंजुर्ली जैसा श्रृंगार कर देवी नृत्य करने लगता है। उस गाँव वालों का ऐसा मानना होता है, नृत्य करते समय उस नर्तक के शरीर में स्वयं देव पंजुर्ली आते हैं। खैर आगे वो नर्तक उस लैंडलॉर्ड से कहता है, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। खैर वो राजा का वंशज उस नर्तक से कहता है, मुझे मांगना है, ये जमीन, ये धरती, ये सब कुछ मेरा है, इन गाँव वालों का नहीं है, और ये सब कुछ मुझे वापस चाहिए। नर्तक उसे कहता है, मैं तुम्हें ये जमीन वापस दे सकता हूँ, मगर क्या तुम मुझे सुख और शांति लौटा सकते हो जो मैंने तुम्हारे परिवार के ऊपर कई सदियों से बरसाई है? इसका मतलब तुम मुझे ये जमीन वापस नहीं करोगे तो मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ इस जमीन का फैसला होगा। नर्तक उसे कहता है, तुम कोर्ट जाओगे, मगर तुम्हारा फैसला मैं उस कोर्ट की सीढ़ियों पे ही करूंगा। आगे वंशज नर्तक से कहता है, ये नर्तक बोल रहा है या कोई देव? ये सुनकर वो नर्तक कहता है, अगर मैं नर्तक हूँ तो तुम मुझे ढूंढ लोगे, अगर मैं देव हूँ तो नहीं। ऐसा कहकर वो नर्तक अपने हाथ में एक मशाल लेकर जंगल में भाग जाता है। फिर उसके पीछे उसका बेटा शिवा और गाँव के लोग भी जाते हैं। आगे जाने के बाद वो नर्तक एक जगह पे रुकता है और गोल गोल घूमकर वहाँ से गायब हो जाता है। आगे उस जगह शिवा आता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता, और सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ सुंदरा अपने दोस्त को ये कहानी सुना रहा होता है। वो दोस्त उसे कहता है, ऐसा हो सकता है उस नर्तक को किसने मार डाला होगा। आगे सुंदरा उसे कहता है, अगर ऐसा होता तो उस नर्तक की उनको बॉडी मिलती। फिर सुंदरा उसे कहता है, जहाँ से वो नर्तक गायब हुआ था वहाँ एक आग का रिंगन बना था, मगर वो आग जंगल को रोशन करने की बजाय जंगल में और अंधेरा कर रही थी। आगे वो दोस्त सुंदरा से पूछता है, उस वंशज का क्या हुआ? जिस दिन कोर्ट में गाँव की जमीन का फैसला था उसी दिन वो राजा का वंशज खून की उल्टी करके कोर्ट के सीढ़ियों पे ही मर गया, जैसा उस नर्तक ने भविष्यवाणी की थी। खैर आगे उसी दिन गाँव में हर साल की तरह कोला की यात्रा होती है। तभी वहाँ राजा के वंशज देवेंद्र सत्तुरु, जिन्हें लोग साहब नाम से बुलाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ और एक अपाहिज बच्चा होता है। आगे हमें बफेलो की रेस दिखाई जाती है। उस रेस में शिवा ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। शिवा जो कि पिछले 3 सालों से इस रेस को जीतता आ रहा है, उस रेस में साहब के आदमी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। जब रेस का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो जानबूझकर सुधाकर शिवा को दूसरा नंबर देता है। इस बात से शिवा भड़क जाता है और साहब के आदमियों से लड़ाई चालू करता है। आगे अकेले शिवा साहब के सभी आदमियों की पिटाई करता है। तभी शिवा की माँ वहाँ आ जाती है और शिवा को डांट के वहाँ से ले जाती है। आगे साहब
अपने आदमियों को डांटते हैं रेस में चीटिंग करने के लिए। आगे साहब शिवा को कोला त्योहार के लिए पैसे भी देते हैं और जाते समय शिवा को शराब की बोतल भी ऑफर करते हैं। इससे पता लगता है अभी का राजा यानी साहब का नेचर इन गाँव वालों के प्रति अच्छा है। खैर आगे शिवा अपना मेडल गाँव वालों को दिखाता है और घर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। उस रात शिवा जंगल में सुअर की शिकार करने का प्लान भी बनाता है। आगे सीन चेंज होकर पुलिस स्टेशन में आता है। हाल ही में मुरली की यहाँ ट्रांसफर हुई होती है, जहाँ कुछ गाँव के लोग मुरली को सुअर का मांस ऑफर करने के लिए आए होते हैं। उनको ऐसा लगता है सुअर का मांस देने से मुरली खुश हो जाएगा, मगर मुरली उन सब की जमकर धुलाई करता है। आगे मुरली फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए जाता है। वहाँ वो देखता है कुछ गाँव के लोग ट्रीज को काट कर वहाँ से ले जा रहे हैं। मुरली उनको ऐसा करने से फटकार लगाता है। वो गाँव वाले मुरली से कहते हैं हम ये ट्रीज कोला फेस्टिवल के लिए ले जा रहे हैं। तभी वहाँ पे शिवा आ जाता है और मुरली शिवा से कहता है आगे से जंगल से कुछ भी लेना हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। आगे शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में सुअर की शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में शिवा को गहने पहने वाला सुअर दिखता है। आगे शिवा उसके ऊपर फायर करता है, मगर वो सुअर वहाँ से भाग जाता है। तभी शिवा को दूसरा सुअर दिखता है। शिवा उसके ऊपर फायर करता है और वो सुअर मर जाता है, मगर शिवा की गोलियों की आवाज उस फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस सुन लेते हैं। जंगल से जाते वक्त शिवा को गहने पहने वाला सुअर देख रहा होता है। आगे शिवा घर आने के बाद सुअर का मांस खाता है और सो जाता है, मगर सपने में शिवा खुद को गहरे जंगल के अंदर पाता है। ये वही जगह होती है जहाँ से उसके पिता गायब हुए थे। वहाँ शिवा को वो गहने पहने वाला सुअर दिखता है और वो सुअर शिवा के ऊपर अटैक करता है, जिससे शिवा की नींद टूट जाती है और वो डर के कारण अपनी माँ कमला के पास जाकर सो जाता है। कमला उसे एक देव का टीका भी लगाती है। अगले दिन शिवा सुअर का एक हिस्सा लेकर साहब के घर जाता है। साहब शिवा से कहता है गाँव वालों से कहना अपनी जमीन की पेपर रेडी रखना, क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेस्ट का सर्वे करने जा रही है। आगे मुरली को 2 पुलिस वाले मिलते हैं और उसे एक देव का आभूषण दिखाते हैं जो कि उन्हें फॉरेस्ट में पड़ा मिला था। पुलिस मुरली से कहती है ये आभूषण राजा के मुकुट से भी पुराना है। वो पुलिस आगे कहती है कल रात जंगल में उन्होंने फायर की आवाज भी सुनी है। आगे मुरली साहब से मिलने उसके घर जाता है। साहब मुरली को खुश करने के लिए उसके जीप में अनाज की थैली रखता है। साहब उसे आगे कहता है सुना है गवर्नमेंट सर्वे करने जा रही है तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करना, मगर मुरली साहब से कहता है एडजस्ट तो आपको करना है, गवर्नमेंट तो अपना काम करती रहेगी। आगे कोला त्योहार चालू हो जाता है। सब लोग कोला के लिए एक जगह पे आते हैं। कोला में नर्तक का किरदार गुरुआ निभाने वाला होता है। वैसे तो कोला में शिवा को नर्तक बनना चाहिए, मगर शिवा एक नंबर का पियक्कड़ और आवारा होता है, इसीलिए नर्तक का रोल उसका कजन गुरुआ निभाता है। खैर आगे कोला में शिवा के बचपन की दोस्त लीला भी वहाँ आई होती है, जिसने फॉरेस्ट पुलिस की ट्रेनिंग हाल ही में कंप्लीट की होती है। कोला के दौरान हर साल की तरह लोग यहाँ पे फटाके फोड़ते हैं। फटाकों की आवाज सुनकर मुरली वहाँ पे आ जाता है और उनको फटाके फोड़ने से रोकता है। मुरली उनसे कहता है फटाकों की आवाज से जंगल के जानवर डर जाते हैं, मगर शिवा वहाँ आकर मुरली से लड़ाई चालू करता है। खैर साहब उन दोनों की लड़ाई छुड़वा देता है। अगले दिन लीला के फादर शिवा से मिलते हैं और उसे कहते हैं लीला की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम साहब से बात करके इसको फॉरेस्ट ऑफिस में नौकरी पे लगवा दो। आगे शिवा लीला की सिफारिश साहब से करता है। फिर लीला और शिवा एक दूसरे से हर दिन मिलने लगते हैं। फिर दोनों में प्यार हो जाता है। आगे लीला को फॉरेस्ट ऑफिस में नौकरी भी मिल जाती है। अगले दिन मुरली अपने पुलिस वालों की मीटिंग लेता है और उनसे कहता है आज हम काठबट्टू गाँव में सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। तभी मुरली से मिलने वहाँ लीला आती है। लीला का जॉब का ये पहला दिन होता है। मुरली को ये पता होता है कि लीला को जॉब साहब की सिफारिश से मिला है। मुरली जानबूझकर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है और लीला को लेकर काठबट्टू गाँव में सर्वे करने के लिए जाता है। आगे मुरली अपनी पुलिस फोर्स को लेकर गाँव में आता है। मुरली की मदद करने के लिए सुधाकर के लोग भी वहाँ आए होते हैं। मुरली लीला से कहता है ये तुम्हारे गाँव के लोग हैं, इनसे कहो मुझे यहाँ का सर्वे करना है और जिस किसी के घर सर्वे बाउंड्री के अंदर है उनको यहाँ से जाना होगा। आगे गाँव के लोग पुलिस को सर्वे करने से रोकते हैं, मगर मुरली अपनी पुलिस फोर्स की मदद से जबरन सर्वे करवाता है। इसमें सुधाकर के आदमी भी मुरली का साथ दे रहे होते हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा सुधाकर तो साहब का आदमी है, तो फिर वो मुरली की मदद क्यों कर रहा है? इसका जवाब ये है सुधाकर को फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए मुरली उसे मदद करने वाला होता है। खैर आगे जब ये बात शिवा को पता चलती है कि पुलिस गाँव में सर्वे कर रही है तो शिवा वहाँ पे आ जाता है। उसी वक्त सुधाकर का एक आदमी कमला को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है। ये होते हुए शिवा उसे देख लेता है। आगे शिवा उस आदमी को जान से मारने ही वाला होता है, मगर मुरली हवा में फायर करता है, जिससे शिवा उसे छोड़ देता है और शिवा मुरली को मारने के लिए जाता है, मगर मुरली शिवा के ऊपर फायर करता है और वो बुलेट शिवा के एयर को टच करके वहाँ से निकल जाती है। आगे मुरली शिवा को बंदी बनाकर एक जगह पे बांध देता है और पुलिस की टीम पूरे गाँव का सर्वे करती है और जमीन को खोद कर वहाँ पे बाउंड्री बनाती है। खैर आगे रात में लीला गाँव में आती है, मगर सब गाँव वाले उसे पुलिस का साथ देने के लिए डांटते हैं। आगे लीला शिवा के लिए खाना लेकर जाती है, मगर शिवा लीला को दूर ढकेल देता है। उसे भी लीला का पुलिस का साथ देना अच्छा नहीं लगा। फिर शिवा गाँव की सर्वे बाउंड्रीज बंद करना चालू करता है। शिवा को देख उसके गाँव वाले भी उसका साथ देते हैं। उस वक्त हमें वो देवी पत्थर नजर आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर आगे सीन चेंज होकर साहब के घर पे आता है, जहाँ साहब का लॉयर गाँव वालों से उनके जमीन के पेपर्स पे साइन लेता है। तभी
शिवा का दोस्त सुंदराज साहब के घर में एंट्री करने की कोशिश करता है, मगर साहब का आदमी मोहन उसे थप्पड़ मारता है, क्योंकि कोई भी गांव का आदमी साहब के घर के अंदर प्रवेश नहीं करता और साहब भी कभी किसी गांव वालों के घर में नहीं जाते। ये कुछ मर्यादा पहले से चली आ रही है। खैर ये देख शिवा मोहन को मारता है। यहाँ मोहन सुधाकर से कहता है, शिवा ने मुझे मारा फिर भी साहब ने उसे कुछ नहीं किया। सुधाकर उसे कहता है, इस बात का बदला हम शिवा से जरूर लेंगे। खैर उस रात साहब शिवा को दारू पिलाते हैं और उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। दरअसल साहब का अपनी नौकरानी के साथ अफेयर होता है और जब भी साहब को उसके घर जाना होता है तो वो शिवा को अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए ले जाते हैं। जाते समय शिवा साहब से कहता है, आप मुरली की ट्रांसफर क्यों नहीं करते? साहब उसे कहता है, वो गवर्नमेंट का आदमी है, हम सीधे उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मैं उसकी शिकायत उसके बड़े ऑफिसर से कर सकता हूँ। आगे शिवा उस घर के पास साहब के आने का वेट कर रहा होता है, तभी उसे गगरा की आवाज सुनाई देती है। शिवा उस आवाज की दिशा में जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ हमें पंजुल्ले की वेश में वो नर्तक नजर आता है। शिवा इससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन से शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल के पेड़ काटना चालू करता है। आगे शिवा और उसके दोस्त जानबूझकर जंगल में शिकार करना चालू करते हैं ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे मुरली की इमेज खराब हो जाए और उसकी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। खैर एक दिन शिवा और उसके दोस्त जंगल में पेड़ काट रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ पे सुधाकर देख लेता है। फिर सुधाकर मुरली से कहता है, अगर आपने मुझे फॉरेस्ट के कॉन्टेक्ट दिए तो बदले में मैं आपको शिवा और उसकी गैंग को पकड़ने में मदद करूंगा। खैर उसी रात शिवा और उसकी गैंग एक बड़ा सा पेड़ काट रहे होते हैं। सुधाकर मुरली को शिवा का पता दिखाने के लिए ले जाता है, मगर जब उनकी जीप उस लोकेशन पे पहुंचती है तो बड़ा सा पेड़ मुरली की जीप के ऊपर गिर जाता है। शिवा को ऐसा लगता है उन लोगों ने मुरली को जान से मार डाला। इस डर के कारण वो लोग साहब से मिलने उनके घर जाते हैं। पहले तो साहब उनको फटकार लगाता है और अगले कुछ सप्ताह गांव से दूर रहने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं उस रात मुरली उस पेड़ की वजह से सिर्फ घायल हुआ होता है। आगे पुलिस शिवा और उसकी पूरी गैंग को गांव में ढूंढ रही होती है। एक दिन शिवा लीला से मिलने गांव में जाता है और साहब को फोन करता है। साहब उसे कहता है, उस दिन हादसे में कोई भी मारा नहीं गया, मगर तुम लोग कुछ और दिन जंगल में ही रहना। आगे शिवा लीला के साथ उस रात कैलाश में ही सो जाता है। अगली सुबह मुरली उनको घेर लेता है। फिर मुरली शिवा को अरेस्ट कर लेता है और लीला को 15 दिन के लिए सस्पेंड करता है। आगे मुरली शिवा के गन से एयर में फायर करता है, मगर गन की बैक फायर से उसका फेस इंज्योर हो जाता है। आगे पुलिस शिवा को पकड़कर गांव से ले जाती है। आगे हम देखते हैं गुरुआ नींद से उठकर साहब को फोन करता है और उनसे कहता है, आगे कुछ तो अनर्थ होने वाला है, आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। अगले दिन गुरुआ कहीं जा रहा होता है, तभी साहब जीप से उसके पास आता है और उसे जीप में अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर गुरुआ जीप में बैठने से इनकार करता है, क्योंकि साहब एक राजा होता है और गाँव वाले राजा के साथ एक साथ नहीं बैठते। मगर साहब के फोर्स करने से गुरुआ उसके साथ जाता है। खैर आगे साहब गुरुआ से पूछता है, ये पूजा पाठ करने से तुझे कितने पैसे मिलते हैं, इसमें तुम्हारा गुजारा हो जाता है? गुरुआ साहब से कहता है, जीवन यापन करने के लिए इतना पैसा पर्याप्त है। आगे साहब गुरुआ को अपनी जमीन दिखाता है और कहता है, इस जमीन में से 5 एकड़ जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। आगे हम देखते हैं उस रात गाँव में एक जीप आती है और गुरुआ की लाश को गाँव के सामने फेंक कर चली जाती है। उसी रात जेल में शिवा को एक सपना आता है जिसमें गुरुआ खून के आंसू रो रहा होता है। अगले दिन साहब गाँव में गुरुआ को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। लाइफ में पहली बार साहब गाँव वालों के घर में जाते हैं। ये देख गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। आगे साहब गुरुआ के पिता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? गांव के लोग साहब से कहते हैं, गुरुआ के शरीर में देव का वास है, अगर पुलिस में कंप्लेंट करते तो पुलिस पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर की चीरफाड़ करती। आगे कमला शिवा से मिलने जेल जाती है और उसे गुरुआ के मर्डर के बारे में बताती है। ये सुनकर शिवा अपने भाई के गम में रोने लगता है। आगे सीन चेंज होकर मुरली के ऑफिस में आता है। यहाँ मुरली से मिलने राजू आया होता है। राजू भी राजा का वंशज होता है। मुरली राजू को फॉरेस्ट का मैप दिखाता है और उसे कहता है वो गाँव की जमीन रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने वाला है। तभी उसके ऑफिस का एक कांस्टेबल साहब का नंबर डायल करके फोन साइड में रख देता है, जिससे साहब मुरली और राजू की बातें सुन लेता है। आगे साहब अपने लॉयर से कहता है, शिवा को जल्दी से जेल से छुड़ाओ। आगे हम देखते हैं साहब अपने अफाइज बेटे को एक राजा की स्टोरी सुनाता है। राजा ने एक पत्थर के बदले अपनी जमीन गाँव वालों को दी। जब उस राजा के वंशज ने अपनी जमीन फिर से वापस मांगी तो उस नर्तक ने कहा, जो भी जमीन वापस मांगेगा वो खून की उल्टी करके मर जाएगा। फिर सीन चेंज होकर गुरुआ पे आता है, जहाँ साहब उसे कहता है, मैं अपनी 5 एकड़ जमीन तुम्हें दूंगा, मगर बदले में मुझे अपनी जमीन गाँव वालों से वापस चाहिए। गुरुआ साहब से कहता है, ये कैसे संभव है? साहब गुरुआ से कहता है, बोला मैं तुझे बस इतना कहना है कि आज के बाद ये पूरी जमीन साहब की है। मगर गुरुआ ऐसा करने से मना करता है। आगे साहब गुरुआ को चाकू से मार देता है और सुधीर की मदद से गुरुआ की लाश को गांव में फेंक देता है। आगे राजू शिवा की जेल से जमानत करता है। तभी वहाँ साहब का आदमी मोहन आ जाता है और शिवा से कहता है, साहब ने तुझे बुलाया है। आगे शिवा साहब से मिलने उसके घर जाता है। शिवा के जेल से वापस आने की खुशी में साहब उसे खूब दारू पिलाता है और आगे कहता है, गुरुआ का मर्डर फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने किया है। साहब जानबूझकर शिवा को मुरली के खिलाफ भड़काता
जाता है ताकि शिवा मुरली को मार दे और गाँव की जमीन रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर ना आए। खैर शिवा मुरली को मारने के लिए जाता है। आगे सांप सुधाकर को कहता है मुरली के मर जाने के बाद शिवा को भी सबक सिखाना। खैर शिवा मुरली को मारने से पहले माधव की दुकान में जाता है। माधव उसे कहता है गुरुआ साहब के साथ जाता है और मगर आते वक्त साहब अकेले ही वापस आता है। तब शिवा को समझ में आता है गुरुआ का असली कातिल साहब ही है। मगर शिवा और माधव की बातें सुधाकर और मोहन सुन लेते हैं। मोहन अपने लोगों से कहता है हमें शिवा को मारना होगा, नहीं तो शिवा हम सब लोगों को मार देगा। इसलिए वो लोग तलवार लेकर शिवा को मारने के लिए जाते हैं। सुधाकर उनको रोकने की कोशिश करता है मगर मोहन तो इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो शिवा से बदला लेगा। फिर आगे शिवा और मोहन के लोगों में लड़ाई चालू होती है मगर शिवा अकेले ही सबको मारता है। फिर शिवा साहब से मिलने उसके घर जाता है। पहली बार शिवा घर के अंदर जाता है और साहब को धमकी देकर कहता है मैं आपका इंतजार गाँव में कर रहा हूँ, मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। आगे शिवा अपनी बाइक से घर लौट रहा होता है। तभी वो रास्ते में पंजुर्ली को हाथ में मशाल लेते हुए देखता है। इससे शिवा बाइक से नीचे गिर जाता है और रोड पे पड़ी मशाल अपने हाथ में लेता है। तभी उसके सामने गहने पहनने वाला सुअर आता है मगर इस बार शिवा उससे डरता नहीं बल्कि उसके पीछे जाता है और वो सुअर शिवा को जंगल के एक जगह पे ले जाता है। ये वही लोकेशन होती है जिसे शिवा ने हर बार अपने सपने में देखी थी। खैर उस जगह शिवा को अपना फ्यूचर दिखता है। आगे सीन चेंज होकर गाँव में आता है। गाँव के लोग मुरली से कहते हैं साहब ने धोखे से हमारी जमीन छीन ली। मुरली गाँव वालों से कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ये गाँव रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आ गया तो आप लोग कोर्ट से परमिशन लेकर यहाँ पे रह सकते हैं। तभी वहाँ पे शिवा आ जाता है मगर इस शिवा में और पिछले शिवा में खूब अंतर होता है। अभी की शिवा के चेहरे के ऊपर एक अलग तरह की शांति होती है। शिवा गाँव वालों से कहता है साहब ने गुरुआ का मर्डर किया है। फिर शिवा मुरली से जाकर उसके बुरे बर्ताव के लिए सॉरी कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गाँव वालों का साथ देना। शिवा ऐसा क्यों कहता है यह हमें आगे पता चल जाएगा। यह सब टीन ट्रक भरकर अपने आदमियों के साथ गाँव में आता है और उनसे कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब लोग मारे जाओगे। आगे साहब के आदमियों में और गाँव के लोगों में लड़ाई चालू हो जाती है। साहब एक जगह चेयर पर बैठकर इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है। बीच बीच में साहब गाँव के लोगों को और कभी तो खुद के आदमियों को बंदूक से मार रहा होता है। ये देखकर सुधाकर शॉक हो जाता है। आगे इस लड़ाई में गाँव के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। साहब बुल्ला को मार देता है जो कि शिवा का बेस्ट फ्रेंड होता है। आगे शिवा को साहब के आदमी पकड़ लेते हैं और मोहन शिवा को मारने वाला होता है। तभी सुधाकर मोहन के ऊपर फायर करता है। ये देख साहब भी सुधाकर को मार देते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है एक्चुअल में सुधाकर एक अच्छा इंसान था। खैर आगे शिवा साहब के ऊपर हमला करता है मगर साहब का एक आदमी शिवा को एक हाथ से उठाकर उसका गला दबाता है और शिवा को एक दीवार के ऊपर फेंक देता है जिससे शिवा का हेड एक पत्थर से टकराता है। ये वही देवी पत्थर होता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। आगे साहब सब गाँव वालों से कहता है शिवा मर गया है और सब कुछ खत्म हो गया है। तभी हम देखते हैं शिवा के पास पंजुर्ली आते हैं और उसे देवी आवाज से उठाते हैं। तभी हम देखते हैं शिवा के अंदर देव गुलिगा आते हैं और शिवा जोर जोर से दहाड़ने लगता है। शिवा का ऐसा रूप देखकर सब गाँव वाले और खासकर साहब डर जाते हैं। साहब ये सोचते हैं शिवा तो मर गया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। आगे शिवा के ऊपर साहब के आदमी हमला करते हैं मगर शिवा सबको मार देता है। आगे शिवा उस देवी पत्थर के पास जाता है और जमीन से वही राजा की तलवार निकालता है और साहब के पास आकर पंजुर्ली देव की चेतावनी सुनाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने सुनी थी। अगर राजा ने उसका वचन तोड़ा तो पंजुर्ली उसे माफ कर देंगे मगर देव गुलिगा उसे माफ नहीं करेंगे। फिर शिवा साहब का सिर धड़ से अलग कर देता है। आगे हमें कोला का नृत्य दिखाया जाता है जिसे शिवा परफॉर्म करता है। आगे शिवा नृत्य के दौरान सभी लोगों का शुक्रिया करता है। तभी शिवा को जंगल से दूसरी पंजुर्ली की आवाज सुनाई देती है और शिवा हाथ में मशाल लेकर जंगल भाग जाता है। तब हम देखते हैं लीला भी पेट से होती है। आगे जंगल में शिवा को दूसरे पंजुर्ली नजर आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं और उसी जगह से गायब हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।